the person who really stood by the film right from the word go, and बहुत सारी कठिनाइयाँ पिछले कई सालों से she was going on and on with the film, and finally कभी कभी होता है कि your aim is कि मेरी फिल्म सक्सेसफुल हो. End of the day her aim was कि मेरी फिल्म रिलीज हो जाए. And now that it's successful, सोने पे सुहागा. So, ladies and gentlemen, put your hands together for Guneet. Thank you everybody for coming. ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है that the film has released and done well and loved. जो हमें रिव्यूज़ मिले हैं सब तरफ से. कल रात को भी फ़ोन आ रहा था कि भोपाल में शो हाउसफुल है, लखनऊ में शो हाउसफुल है, इंदौर में शो हाउसफुल है. शोज़ हर जगह बढ़ रहे हैं. So thank you everybody for supporting us. I would really like to call Shlok, the director, Shlok Sharma. Shweta, our actor. Hello. Our 14-year-old actor. Come Shweta. And of course, above and beyond, जिनकी वजह से ये फिल्म पहुंची जहाँ पर भी ये पहुंची और जिन्होंने इतना सहारा दिया हम श्लोक और मुझे, नवाज भाई प्लीज कम अप. आइए नवाज भाई, प्लीज आइए. प्लीज. Shweta, come here. यहाँ पे आ जाओ. That's fine. Come. So I'll open for all the questions that you guys have. Anything you want to answer. हमें काफ़ी चीज़ें बताने के लिए, but we would first want to know from you. And as Guneet said, thank you so much for supporting us throughout. It would have been possible without you guys. So I open the floor for questions. Sir, can we have the mic over there, please? जी सर. हेलो. हरामखोर की पूरी टीम को ढेर सारी बधाइयाँ. लेकिन पूरी टीम से मेरा ये सवाल है कि क्या फिल्म का जो नाम है उसका कोई और विकल्प हो सकता था. उसकी एक छोटी सी कहानी मैं बता दूं कि कल मैं ऑफिस में डिस्कस कर रहा था कि मुझे कहाँ जाना है, तो मैंने बॉस को बोला हरामखोर, तो बोला अरे क्या बोल रहे हैं, तो बोले कि नहीं मुझे हरामखोर की जो सक्सेस पीसी है उसमें जाना है. सुबह जब मैं तैयार होकर यहाँ पीसी के लिए आ रहा था तो मेरी वाइफ ने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं आप, तो मैंने बोला हरामखोर, फिर बोले कि वो पीसी में मैं जा रहा हूँ. तो ये शब्द जो है थोड़े हमारे हिंदू जो सोसाइटी मतलब हमारा जो समाज है उसमें एक्सेप्ट, तो क्या यही एक टाइटल था, इसका कोई और विकल्प हो सकता था? हालांकि फिल्म सक्सेसफुल है. नवाज भाई पहले जवाब दे. तो बता. मैं दे दूं? हाँ, श्लोक दे दे, कोई बात. हाँ, तो आप यहाँ पे सॉरी लाइट है, पहली बार मैं कर रहा हूँ. हाँ. तो एक तो मुझे ये लगता है कि मुझे ये समझ में आपने बॉस से पहले बोला, फिर अपनी वाइफ से बोला. मैं दोनों जगह एक ह्यूमर देखा और आइस ब्रेक होना देखा. तो मुझे ये लगता है कि आपने जब फिल्म देखी होगी तो आपको कितने हरामखोर दिखे फिल्म में? फिल्म तो अच्छी है, उसमें नहीं, फिल्म में कुछ हरामखोर दिखे कि नहीं दिखे? वही नाम को टाइटल, फिल्म तो अच्छी है, उसमें कोई शक नहीं. जो एक टाइटल एक पहला जो स्ट्राइक करता है, हाँ आदमी जो पहला दर्शक होता है वो टाइटल देखकर बहुत मायने रखता है, तो वो उस टाइटल को लेकर बात है. देखिए सर, मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने फिल्म लिखी थी 4 साल पहले, हमने फिल्म शूट की है, 2012 में फिल्म शूट की, आज 2017 है, तो उस समय भी फिल्म का नाम हरामखोर था और आज भी फिल्म का नाम हरामखोर है. तो ऐसा नहीं था कि फिल्म बना ली, 2 साल तक फिल्म के साथ कुछ हो नहीं रहा तो चलो एक ऐसा नाम रखते हैं, सेंसेशन फैलाते हैं और हरामखोर रखते हैं. मुझे मेरे कैरेक्टर के साथ मेरी जो फिल्म है मुझे बहुत जस्टिफाई करता है ये हरामखोर नाम फिल्म के साथ. और शाम टेकचंद हैं जो नवाज भाई ने कैरेक्टर प्ले किया है,
वो हरामखोर हैं, वो छोटे छोटे बच्चे जो जिनके गाल खींच के प्यार से हरामखोर बोला जा सकता है। तो मुझे लगता है कि फिल्म के साथ बहुत जस्टिफाई है और मेरा कोई भी मकसद नहीं था कि लोगों को सेंसेशन पहुंचाऊं मैं। और अगर आप देखें काफ़ी मतलब एक सेंसर बोर्ड की लंबी सी लिस्ट आई थी कुछ 2 साल पहले, जो वर्ड्स बैंड हैं उसके अंदर हरामखोर नहीं है। वो भी हमें खैर 2 साल पहले पता चला था, लेकिन हम लोग तो 4 साल से इसको वही बता रहे हैं। अगर आप हमारी फेसबुक पोस्ट भी देखें, हमने 2012 में जब शूट स्टार्ट की थी तब भी लिखा था हरामखोर शूट स्टार्ट्स, यू नो। तो या वी हैव नाउ क्रॉस्ड, मतलब हमने पहले 3 दिन में 1 करोड़ बॉक्स ऑफिस क्रॉस किया था, एंड नाउ वी हैव क्रॉस्ड 1.7 है अभी हमारा एक हफ्ता। बट यू नो, कमाई इज़ अ क्वेश्चन जो आप हम सबको बहुत आदत है ये सवाल पूछने की कि फिल्म ने कितना बॉक्स ऑफिस किया। बट एक बॉक्स ऑफिस क्या सिर्फ एक बॉक्स ऑफिस पिक्चर को डिफाइन करता है? हमारी ट्यूसडे की फुटफॉल है वो मंडे से ज़्यादा है, जो हमारी वेडनेसडे की फुटफॉल है वो हमारी ट्यूसडे से ज़्यादा है। तो लोग आ रहे हैं, लोग ये पिक्चर देख रहे हैं और शो हाउसफुल जा रहे हैं और शो खुद ब खुद बढ़ रहे हैं। आज हैदराबाद रिलीज़ हुई है पिक्चर, हैदराबाद पहले सेक्टर नहीं खुला था। तो ये वो पिक्चर है जो मतलब शुरू से लोग कह रहे थे कि रिलीज़ मत करो, बैन करो, चाहे सेंसर था, हमें कितनी तकलीफ़ें हुई हैं। आज हम आए और बिकॉज़ ये जिस बजट में बनी है और जो सबने सहारा दिया है ये फिल्म बनाने के लिए, हमने जो अपने डिजिटल सेल्स कर ली उससे हम अपने पैसे पूरे कमा चुके हैं। तो ये सबका सब प्रॉफिट है, यू नो। सो क्वेश्चन ये नहीं कि पिक्चर कितना कमा रही है, क्योंकि जो पिक्चर 3000 स्क्रीन पर आएगी, 4000 स्क्रीन पर आएगी और अगर उसमें 5-10% फुटफॉल है तो उसका वो 10% भी 5 करोड़ होगा। लेकिन अगर हमारी फिल्म में 20% फुटफॉल है तो वो 20% 40 लाख होगा, क्योंकि हम लोग 200 सिनेमा में आए हैं। और अगर आज आप हमसे पूछोगे 250 सिनेमा में, अगर आज हमसे पूछोगे कितना बॉक्स ऑफिस हुआ, तो 40 लाख एक दिन में इज़ नॉट एक्साइटिंग फिगर फॉर यू, मतलब, बट इट इज़ ह्यूज फॉर अस, क्योंकि हमारी परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपेंसी बहुत ज़्यादा है देन एनीथिंग एल्स। तो ऑफकोर्स 4 करोड़ इज़ बिगर देन 40%, बट हमारी परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपेंसी ज़्यादा है। और ये मेरी रिक्वेस्ट है सब जर्नलिस्ट से, चाहे हम लोगों ने मसान बनाई थी, हम लोगों ने जब लंच बॉक्स बनाई, जब हम लोगों ने शाहिद बनाई, या कुछ भी, अगर यही सवाल हमसे पूछा जाएगा कि बॉक्स ऑफिस कितना हुआ, तो हम लोग नहीं हैं 300 करोड़। हम लोग बहुत खुश हैं कि हमने 1 करोड़ क्रॉस कर लिया और वो पूरा का पूरा प्रॉफिट है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पायरेसी की, एंड एज प्रोड्यूसर्स, एज कंटेंट ओनर्स, हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई भी फिल्म पायरेट हो। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसमें मुझे लगता है कि सरकार को कुछ करना चाहिए, बट यूट्यूब ने हमारा बहुत साथ दिया और जितने लिंक्स थे वो सब डीलिंक किए। एंड मेरी ये रिक्वेस्ट है मीडिया को भी कि इसके बारे में ना लिखें, इसके बारे में ना और प्रोत्साहित करें, बट इट इज़ अ प्रॉब्लम दैट वी ऑल सफ़र। मतलब आई विश देर आर बेटर लॉज टू हेल्प अस अगेंस्ट पायरेसी। How did you guys manage to complete the shoot in just 16 days? इसका जवाब तो मैं देता हूँ पहले। एक तो हमारे पास बहुत अच्छे एक्टर हैं, नवाज़ भाई हैं, श्वेता हैं, और मुझे ऐसे ही लगा कि हम लोग ने पहले 25 दिन का स्केड्यूल बनाया था, और जब हमने शूटिंग स्टार्ट की तो हमारी जो शूटिंग है वो बहुत, मैं सिर्फ 2 टेक या 3 टेक से ज़्यादा लेता नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप जब आपको अगर पॉजेज याद हो जाएं और आपको पता हो कि आपका जो एक्टर है कहाँ पे खड़ा होने वाला है जाके, सो एक करप्शन आ जाता है और कैमरा बहुत जल्दी पकड़ लेता है। सो मुझे लगता है कि नवाज़ भाई भी मेरे साथ इस बात को सहमति होगी उनकी। ऑफ कोर्स एक ट्रेंड एक्टर अलग ही बात होती है, बट मुझे ऐसा लगा कि अगर हम फर्स्ट और 2 टेक्स में परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं तो मैं पुश नहीं करता था। अगर मेरे कुछ शॉट्स हैं जहाँ पे एक पॉइंट पे चप्पल निकल गई तो चप्पल निकल गई उस कैरेक्टर के पैर से, ज़रूरी नहीं कि अब मैं दोबारा शॉट लूँगा और बोलूँगा यार एक बार और दे, पूरी चप्पल पहन के ही जाना। तो वो जो छोटे छोटे न्यूएंसेस हैं वो फिल्म में भी अच्छे लगते हैं और वो रियल लगती है फिल्म, ऐसा नहीं लगता कि स्टेज है फिल्म। और वो चीज़ जब 2-2 टेक लेंगे तो जल्दी शूट होगा। तो पहले 18 दिन में ख़त्म होने वाली थी, फिर फाइनली 16 दिन में फिल्म ख़त्म हुई। और ऑफ कोर्स बहुत सपोर्ट है एक्टर्स का, क्योंकि वो स्क्रीन पे वो दिखते, मैं नहीं। सो मेरा जो आइडिया है अगर वो 2-2 टेक में कन्वे कर पा रहे हैं तो इससे अच्छा क्या होगा। एक बहुत बड़ी बात है कि ये पिक्चर 16 mm पे बनी है,
तो ये फिल्म पे बनी है, तो ये हमने डिजिटल में नहीं बनाई। तो खैर फिल्म की भी लिमिटेशन थी कि और एक वो फिल्म का जो मैजिक है जो आपको दिखता भी है फिल्म पे। एंड ऑफ कोर्स वी आर वेरी ब्लेस्ड विद द एक्टर्स दैट वी हैव, एंड प्लस इतना ही पैसा था। नवाज भाई, ये फिल्म आपके लिए कितनी स्पेशल है? क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े स्टार्स लोग बड़े बड़े पैसे डिमांड करते हैं, आपने सिर्फ ₹1 में फिल्म को साइन कर लिया था, तो कितनी स्पेशल है ये फिल्म आपके लिए? तो क्या कहना चाहेंगे? To add on this, I want to ask Mongo also, please let me know this, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं चाहे आमिर हो सलमान हो अपना एक प्रॉफिट शेयर रखते हैं जब वो कोई बड़ी फिल्म का हिस्सा बनते हैं। नवाज फिल्म का हिस्सा बने, रिचार्ज ₹1 for that. Now the film is doing good on commercial basis. Are we giving them some reward in the? अरे हमें भी देना चाहिए, हम भी भागीदार हैं। नवाज भाई, हाँ, तो क्वेश्चन क्या था वो बता दो भी। ये फिल्म आपके लिए कितनी स्पेशल है? और जहाँ पर बड़े बड़े स्टार्स बड़े बड़े अमाउंट जो है डिमांड करते हैं, आपने ₹1 में काम किया, तो उस बारे में कुछ बताइए। ऑफकोर्स हर फिल्म स्पेशल होती है और ये स्पेशल इस मायने में है क्योंकि इसका जो प्रोसेस था एज एन एक्टर, क्योंकि मैं एक्टर हूँ तो मुझे प्रोसेस बहुत इंस्पायर करती है किसी भी फिल्म की। और मुझे ये उम्मीद थी कि जब हम लोग शूट करने जाएंगे तो बहुत ही ऑर्गेनिकली हम लोग शूट करेंगे इसको, मतलब इम्प्रोवाइज़ करेंगे सीन की रिहर्सल करके, और बहुत ही सेट पे जो प्रोसेस थी उससे मैं बहुत ही, जो श्लोक की प्रोसेस थी उससे मैं बहुत ही इंस्पायर था और मुझे मालूम था कि इसी तरीके से शूट होगी भाई, क्योंकि मैं श्लोक को पहले से जानता था एज ए डायरेक्टर। आई थिंक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि एज एन एक्टर अपने आप को ज़िंदा रखना, पहले तो कि वो एक्टर कहीं जाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो आप संजो के लेके आते हैं बहुत मेहनत करके, और वो कभी कभी क्या होता है कि चकाचौंध में वो मिस होने लगता है। तो मैं इस तरह की फिल्म करके उस एक्टर को अपने वो खोने नहीं देना चाहता हूँ एक्चुअली। तो इसलिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी है एज एन एक्टर इस तरह की फ़िल्म करना, हरामखोर जैसी फिल्म करना। और जब एक्टर, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक्टर जब कैमरे के सामने होता है ना, तो उसके सामने वो ये सोच के एक्टिंग नहीं कर रहा होता है कि बड़े बजट की या छोटे बजट की फिल्म है। तो आई थिंक जो प्रोसेस है वो आपको जैसे एक पतंग की थी मैंने, एक हरामखोर है, ये जो 2-3 फिल्में ऐसी हैं मेरी लाइफ में जिन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है एक्चुअली एज एन एक्टर। आप कमर्शियल सिनेमा भी कर रहे हैं और इस तरह के सिनेमा भी कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंस महसूस करते हैं दोनों ही सिनेमा में? एज एन एक्टर कोई डिफरेंस नहीं होता। एक फॉर्म होती है, जैसे हम लोग जब थिएटर भी करते थे, एनएसडी में था मैं जब, तो हम हर तरह का प्ले करते थे। म्यूजिकल प्ले भी होता था, फार्स भी होता था, पारसी स्टाइल में भी प्लेस होते थे, रियलिस्टिक प्लेस भी होते थे, है ना। और जो लाइक मोलियर है, राइटर्स, बड़े बड़े राइटर्स थे, मोलियर, चेखव, स्टैनिस्लवस्की की जो मेथड एक्टिंग, ये वो फोक प्लेस भी करते थे, रामलीला भी करते थे। तो इस तरह के सारे प्लेस की आदत होनी चाहिए एक्टर को। एक्टर के लिए कोई मायने नहीं रखती कि भाई ये फिल्म बड़े बजट की है, कमर्शियल है। उसको एक टास्क दिया जाता है, जो डायरेक्टर उसको टास्क देता है, ये मेरा कैरेक्टर ही करके दिखाओ। अब वो उसकी कोशिश में जुट जाता है, उसको वो करना होता है, दैट्स इट। और मेरे ख्याल से मैं सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना चाहता हूँ अपने, ये कितनी वायबल है, कितना चलेगी ये फिल्म, कितनी बड़ी हिट हो गई और ये 300 करोड़ के ऊपर चली गई, ये मेरे लिए बिल्कुल भी मुझे एक्साइटमेंट इसमें है नहीं, क्योंकि मैं एक्टर हूँ और मुझे वहीं तक रहना चाहिए। आई थिंक जब ये पिक्चर स्टार्ट हुई थी तो सबका ये था कि हम ये पिक्चर बेचने के बाद फिर पैसे कमाएंगे। तो एवरीबडी इज़ अ प्रॉफिट शेयर होल्डर, इंक्लूडिंग आवर DOP, including our editors, including music. Everybody has a small part in this thing, and of course above and beyond Nawaz bhai. And मुझे लगता है कि मतलब हम लोग सब कहीं ना कहीं अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, राइट। श्लोक और हम दोनों ने बहुत साल अनुराग के साथ काम किया। हम वहाँ काम करते करते नवाज़ भाई से मिले। कहीं ना कहीं एक जेम ऑफ एन आइडिया था कि हम ऐसा बनाना चाहते हैं, नवाज़ भाई साथ में जुड़ गए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, above and beyond money, but yes, money is there and there is a profit share that everybody is going to get. So thank you. शाहरुख खान ने said कि रईस के दौरान आपके साथ काम करते वक्त, क्योंकि आप इतने रियल स्पेस में अपना परफॉर्मेंस देते हैं, एक्टिंग करते हैं, उन्हें अपने सीन को इम्प्रोवाइज करना पड़ता था आपको मैच करने के लिए, and he gave you this compliment. He said he learned a lot from you. What's your take on that? ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है अगर वो ऐसा बोल रहे हैं। उन्होंने ऐसा कहा है, क्या कहना चाहेंगे? शाहरुख से दिग्गज कहते हैं कि मैं Of course. अपना किरदार को अलग तरीके से सोचता हूँ और अलग तरीके से करने की कोशिश करता था, लेकिन जब नवाज परफॉर्म करते थे
बदलना पड़ता था उनको मैच करने? मुझे भी अपने तरीका बदलना पड़ता था उनको मैच तो वो दिखेगा, वो केमिस्ट्री दिखेगी। एक्चुअली हम लोगों की प्रोसेस थी, जो टेक्स्ट था उसको उसके बिहाइंड जाने की, जो सब टेक्स्ट है उसको बोलने की, बिटवीन द लाइन, तो वो केमिस्ट्री दिखेगी वो। Apart from, are you doing Gangs of Wasseypur 3? नहीं नहीं, अभी तो कोई चांस है नहीं अभी। नवाज भाई दिस साइड। नवाज भाई उस रईस के डायरेक्टर राहुल ढोलकिया से मैं हमारी बात हो रही थी, उसी दिन इंटरव्यू मैंने भी किया था जिस दिन शाहरुख का इंटरव्यू था वहाँ पे। तो उन्होंने पहले आपको स्टोरी रईस की पहले आपको सुनाई थी, और उनका ये कहना था कि जब हमने स्टोरी सुनाई तो नवाज भाई ने बोला कि मैं कॉप्स जो पुलिस का रोल है वो करूँगा, लेकिन वो चाह रहे थे कि आप लीड प्ले करें। अब आप अपने सोलो फिल्मों को भी चला पा रहे हैं, तो वाई यू हैव डिनाइड टू टेक द लीड रोल इन रईस? नहीं, एक्चुअली जब वो रोल मैं गैंगस्टर कर चुका था गैंग्स ऑफ वासीपुर में, तो मैं सोच रहा था अब कॉप का करता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना एक्टर के लिए, गैंग्स के बाद थी ना वो फिल्म। तो और लेट मी टेल यू कि वो श्वेता जो हैं वो पहले उस पे काम राहुल के साथ काम कर रही थी, तो इन्होंने ही मुझे कॉल किया था सबसे पहले कि नवाज भाई राहुल ढोलकिया से मिलना है और इस तरह का एक रोल है ये। तो तब जाके नरेशन हुआ वो, और नरेशन में मैंने देखा कि कॉप का रोल भी बहुत अच्छा है, तो मैंने कहा ये करना चाहिए। तो उस वक्त पे नहीं बनी फिल्म, बट लेटर ऑन फिर बहुत बड़े उसमें बनी फिल्म। शाम के कैरेक्टर के लिए जैसे मैंने बताया था, बहुत ही स्पॉन्टेनियस, बहुत ही इम्प्रोवाइज और करके हमने किया। और सबसे अच्छी बात ये थी कि सारे एक्टर, जैसे श्वेता है, मैं और जो बच्चे थे, हम लोग एक ही होटल में थे और वहीं पे हम रिहर्स करते थे, उसके बाद हम चले जाते थे उसको सीन को करने के लिए। तो ये जो श्लोक का जो ये स्टाइल जो था, और जैसे श्लोक ने भी बताया कि बहुत ही स्पॉन्टेनिटी इसलिए थी हर सीन में कि श्लोक ने जैसे कि हमें ये सीन इस तरीके से करना, अगर उस तरीके से नहीं हुआ, दूसरे तरीके से हो गया, तो वो भी ये नहीं कि स्टेज नहीं किया। और बहुत ही, अगर आप देखेंगे फिल्म को तो उसमें बहुत ही इम्प्रोवाइज चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अमूमन फिल्मों में देखने के लिए नहीं मिलती आपको, क्योंकि फिल्मों में अक्सर होता है बहुत स्टेज्ड, फंबल भी नहीं होता, एक डायलॉग के बाद दूसरा डायलॉग बोलता। हमने वो सारे मिथ ब्रेक करने की कोशिश की कि अगर ये बोल रहा है उसके साथ मैं भी बोल रहा हूँ, तो क्योंकि जो आम लाइफ में होता है, फंबल भी करते हैं आम लाइफ में, हम फंबल्स को कभी दिखाते नहीं हैं, ओवरलैपिंग को कभी दिखाते नहीं हैं कि अरे ये तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन इससे डरना नहीं चाहिए। तो हमने अननोइंगली, मुझे लगता है कि इस पिक्चर में हमने बहुत सारे मिथ तोड़ी हैं, भले ही बहुत छोटे प्लेटफॉर्म पे तोड़ी हों, बट हमने एज एन एक्टर, एज ए डायरेक्टर, हम लोगों ने कोशिश की कि वो जो सारी चीज़ें हम लोग दिखाते हैं कि एक डायलॉग ख़त्म हुआ उसके बाद दूसरा बोलता है, नहीं ज़रूरी नहीं है आप बोल रहे हैं उसके बीच में मैं भी बोल सकता हूँ, ज़रूरी नहीं मैं आपकी तरफ ही देख के बोलूँ, मैं इधर भी काम करते करते भी बोल सकता हूँ। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, तो मेरे लिए प्रोसेस ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट प्रोसेस थी, और आई थिंक वही लर्निंग पॉइंट था, वही प्रिपरेशन थी इसकी। नवाज भाई, Thank you. You had a question for Shweta. जी Shweta, do you think it's a good start? You know, you already done Masan and जी Studio Hill, so you know it is mentioned during the title you're doing a debut in this film. जी Aramco. Do you think it's a good start? I- Of course, Masan and giving your debut title in the film Aramco. Do you think it's a real debut of yours? देखिए हरामखोर, पहले तो मैंने अभी गुनीत को यही बोला कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि हम लोग हरामखोर की सक्सेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो पहले तो बिग बहुत ही बड़ा थैंक यू, क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते, आप लोग का सपोर्ट नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं होता, हम लोग यहाँ पे नहीं होते अभी। मेरे लिए हरामखोर, जैसे नवाज भाई ने कहा कि हर फिल्म बहुत स्पेशल होती है, लेकिन हरामखोर इज़ माई डेब्यू इन अ वे, क्योंकि मैंने सबसे पहली फीचर फिल्म जो शूट की है वो हरामखोर है। तो लेकिन सबसे पहली फिल्म जो बाहर आई वो मसान थी। तो अब टेक्निकली कौन सा डेब्यू है वो तो गुनीत बना पाएंगी, दोनों गुनीत ने ही प्रोड्यूस किए हैं। तो लेकिन दोनों फिल्म मेरे लिए बहुत खास है, लेकिन हरामखोर का बाहर आना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये श्लोक की डेब्यू है। इस फिल्म से मैंने बहुत सीखा है, बहुत ग्रोथ हुई है मेरी वर्किंग विद नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिनको मैं भाई नहीं बुला रही हूँ अभी। तो आई एम वेरी हैप्पी विद माई रिपोर्ट कार्ड सो फार। नवाज भाई बच्चों के साथ बहुत डिफिकल्ट होता है काम। मुझे डर रहता है बच्चों के साथ और जानवरों के साथ काम करना, सच बता रहा हूँ, क्योंकि वो कहाँ पे रिएक्ट कर देते ना कुछ नहीं पता होता, और बहुत अनकन्वेंशनल होता है उनका परफॉर्मेंस।
आपको कन्वेंशनल एक्टर का मालूम होता है, अच्छा यहाँ पे ये पॉज लेगा, यहाँ पे ऐसे बोलेगा, थोड़ा मालूम होता है। लेकिन बच्चे कहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट कर देते हैं। अच्छा, करते हुए तो ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जब उनको स्क्रीन पे देखते हैं उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस हो जाती है। आप किसी जैसे गाय को दिखानी है तो वो कहीं भी रिएक्ट कर देगी, लेकिन बहुत अच्छी लगती है वो। तो बहुत स्कैरी एक्सपीरियंस रहता है बच्चों के साथ काम करना। गब्बर, बच्चों की, हाँ गुनीत बताएंगे इसका। मैं बता देता हूँ कि कैसा रहा। गब्बर जो शक्तिमान आपने देखा है वो नवाज भाई लेके आए। नवाज भाई ने पतंग करके एक फिल्म की थी और उन्होंने उसको सेट के बाहर वो खड़ा रहता था और वो खाली हाफ पैंट पहनता था, ऊपर शर्ट नहीं पहनता था, नीचे कुछ नहीं, वो डराता था। हम लोग उसको गब्बर बोलते थे। और वहाँ से आए, नवाज भाई ने बोला देख यार एक बहुत कमाल बंदा है, छोटा सा बच्चा है, मुझे चक्कू भाई बुलाता है। नवाज भाई को चक्कू भाई बुलाता था वो। तो डरता था वो, इनको सामू बोलता था और सब लोग सर बोलते थे, उनको सामू 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 बोलता था। तो वहाँ से शक्तिमान आए। मुकेश हावरा जी ने कास्टिंग की वो 2 छोटे बच्चों की, और नवाज भाई और श्वेता और नीलू जो हैं, जो इनकी मॉम बनी, और हरीश जी, वो मैं जिनको, हाँ त्रिमाला, मैं इन सबको जानता था। तो फ़ोन करना पड़ा और स्क्रिप्ट बतानी पड़ी कि सर करोगे प्लीज़। Before we move on to the next question, I'd also like to invite Jasleen Royal on the stage, who sung the beautiful Kidre Jama. Jasleen, please come up on the stage. हेलो हेलो, आ जाओ। Come. Yes, ma'am. चक्कू भाई इसलिए बुलाते क्योंकि पतंग पिक्चर में मेरा चाकू नाम था। तो चक्कू भाई और शामू, एक्चुअली वो जिस जगह से आए वहाँ पे इतना ज़्यादा कोई भाई चाचा ये सब बोलने की मतलब वो नहीं है, मतलब खुले टाइप का बंदा है वो मेरे लिए ना अल पचिनो था वो एक्चुअली। वो जब बैठता था, जैसे श्लोक ने बताया, तो ऐसे करके बैठता था, हे चक्कू भाई धरा, ऐसा। आई हैव टू से दैट मैंने नवाज भाई के साथ काफ़ी काम किया है, एंड आई हैव टू से दिस, एंड मैंने कभी उनको ये बोला नहीं, बट जब कैमरा ऑन होता है ना, तो नवाज भाई इज़ दैट कैरेक्टर एंड इट इज़ मैजिक टू सी हिम डू दैट। और जैसे ही कैमरा ऑफ होता है ना, ऑफ टेक, आपको ढूंढना पड़ता है कि कहाँ गए, कहाँ गए वो, कहीं मतलब क्राउड में, मतलब हम, और जैसे ही कैमरा ऑन होता है बिकम्स दैट, चाहे वो हरामखोर, चाहे वो मॉनसून शूटर, चाहे वो गैंग्स ऑफ वासेपुर, चाहे हमने जितना भी काम किया ना, तो टू बी दैट पर्सन जो सब में घुल मिल जाता है, जो इतना ईज कि कोई उनको ऐसे बोल सकता है ऑन द सेट, कोई ऐसे बात कर सकता है, इज़ अ गिफ्ट, यू नो। एंड सबको लगता है कि ये हमारे अपने, और हम जाकर इनसे ऐसे बात कर सकते हैं। तो सेट पर हमेशा ये माहौल होता है कि मतलब हर कोई छोटे बच्चा भी आकर अरे ऐसे बात कर सकता है, बिकॉज ही अलाउज इट, यू नो। तो वो बहुत मैजिक है, वो एक बहुत मैजिक है एक इनका। तो थैंक यू। नवाज भाई, आपसे सवाल है। नवाज भाई आपके सामने इधर। नवाज भाई, आपने AIB के एक प्रोग्राम में कहा कि छोटी फिल्मों को जब मैं शूट करता हूँ तो ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिलती और बड़ी फिल्मों में लोग तालियां बजाते हैं। तो इस फिल्म में आपको मिली थी जब आप शॉट करके निकलते थे, या क्या था? ज़्यादा लोग ही नहीं होते थे। मतलब कहाँ पे ये फिल्म, ये हरामखोर कहाँ पे तालियां, मतलब जब आप शॉट करते थे, शॉट के वक्त, शॉट के वक्त जो नहीं शॉट के वक्त तो ज़्यादा पता नहीं चलता कि भाई काम अच्छा किया है या बुरा किया है। और क्यों आपने AIB में ये बात बोली थी, क्या ऑब्जर्वेशन था आपका? नहीं, क्या होता है कि छोटी फिल्म क्या छोटे प्लेटफॉर्म पे रिलीज होती है ना। अभी क्या होता है कि अगर कोई फिल्म 200 करोड़ कमा ले और उसमें जो सीन कर रहा हूँ मैं, तो चाहे इतना कोई ख़ास सीन नहीं, लेकिन यार क्या सीन करता है बंदा, माय गॉड। और वही उससे भी बढ़िया सीन, जैसे ये हिट फिल्म में भी होता है, हिट फिल्म हो जाती है ना, उसमें सारी परफॉर्मेंस की सब एप्रिसिएशन होता है। फिल्म फ्लॉप हो जाए, कितनी दुनिया की सबसे अच्छी एक्टिंग कर दो, मैं डिनेरो को ब्रांडो को आके भी करवा लूँ, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो जाए तो वो अरे यार क्या कुछ नहीं है। एक बात और बोली थी आपने कि शाहरुख खान कई बार टेक देते हैं, लेकिन सलमान भाई सिर्फ एक बार आते हैं और एक ही टेक में वो फिनिश कर जाते हैं। नहीं, कई बार नहीं देते वो टेक, वो भी एक ही टेक में ओके कर देते हैं। भाई मेरे से ये सब वो ऐसा होता है कि कभी कभी मन करता है एक टेक ओके हो गया,
अब दोबारा फिर से कुछ और निकालते हैं चीज़ इस टेक में, वेरिएशन में, वैसा होता है। और भाई ये नहीं कि नहीं, आपने बोला भाई जो है तो एक टेक ही देते हैं, उसके बाद मना कर हाँ, भाई का ये है कि एक टेक हो गया, ओके, अब दोबारा नहीं मांगने का है। नवाज भाई, दिस अरे नवाज भाई, मैं ये कह रहा था कि रियल लाइफ में जैसे मान लीजिए कि में आपने बेमिसाल अभिनय किया है, नेगेटिव कैरेक्टर निभाया है, लेकिन जब रियल लाइफ में आपको अगर निगेटिविटी होता है, मतलब आपके बारे में कोई खबर ऐसी होती है जो आपको दिल को अच्छी नहीं लगती, तो फिर कैसा महसूस होता है आपको एज अ सेलिब्रिटी, एज अ इंडिविजुअल? रियल लाइफ में ऑफकोर्स दुख होता है, कोई अगर नेगेटिव खबर आती है ना, दुख होता है। हालांकि मैं उसमें भी रियल लाइफ में ज़्यादा एक्टिंग करता हूँ, मैं ऐसा दिखाता हूँ मैं बहुत आराम से हूँ, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, बट आई थिंक मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं रियल लाइफ में ज़्यादा एक्टिंग करता हूँ। नवाज भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट स्टेट से आते हैं एक्टर बनने के लिए। जब भी मैं बात करता हूँ तो नवाजुद्दीन का नाम आ जाता है। तो आपकी जो संघर्ष की कहानी हरामखोर तक रही है, तो उन लोगों के लिए जो लोग बॉलीवुड में आ रहे हैं, नए चेहरे हैं और आपका एक एग्जाम्पल सेट कर रखा है, तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? खैर, मैं मैसेज देने को लायक तो अभी हुआ नहीं, मेरा भी शुरुआती है। अगर देखा जाए तो 2012 से मेरी शुरुआत हुई है, क्योंकि तभी से मेरी फिल्में आनी शुरू हुई। बहुत सारे लोग हैं जो अपने मुजफ्फरनगर, नोएडा उस वेट से आ रहे हैं अब तक जी, और आपका एग्जाम्पल दे रहे हैं उन्हें। मैं तो देखो उन लोगों के लिए कुछ तो कहेंगे? मैं तो इतना कह सकता हूँ कि जो वो लेके आते हैं अपने शहरों से, अपने बचपन से, वो चीज़ें संजो के रखें, क्योंकि वही यूएसपी होती है, वही काम आती है। अगर आपकी सफलता की बात करें तो आपकी इतने सालों में आपके सफलता के पीछे कौन रहा, किसको आप श्रेय देना चाहेंगे? नहीं, मैं अभी कहाँ अपने आप को सफल मानता हूँ। मैं तो अभी शुरुआत है, अभी अगर अभी से अपने आप को मानने लगो कि मैं सफल हो गया, तो वो कहीं ना कहीं करप्शन आने लगेंगे दिमाग में। तो मैं नहीं मानता, मेरा काम है काम करते रहना। जब मैं काम करूँगा तो मेहनत करूँगा और कोशिश करूँगा कि दुनिया की सबसे अच्छी एक्टिंग करने की कोशिश करूँगा। ये इस कॉन्फिडेंस से मैं आता हूँ, भले ही हो पाए ना हो पाए वो दूसरी बात है। नवाज भाई, आपने एक इंटरव्यू में कहा कि लड़कियां पटाने के लिए आप पतंग उड़ाया करते थे और पतंग के माध्यम से मैसेज दिया करते थे। कभी कुछ ऐसा हुआ किसी ने आपको हरामखोर का टैग दिया हो? कौन से जख्म को रोद रहे हो? नहीं, इज इट कभी ऐसा हुआ, इत्तेफाक हुआ कि आपने किसी को सेट करने के लिए पतंग उड़ा के छत पे छोड़ दिया और पैगाम दे दिया आई लव यू? नहीं, मैं एक्चुअली पता क्यों एक्टर बना, मैं उधर से रिजेक्ट हो गया था। तो मैंने कहा कोई ऐसा डिपार्टमेंट करते हैं जहाँ अपनी जो अंदर की वो पूरी भी हो जाए और ऐसा भी लगे कि लड़की पट भी गई। तो फिल्मों में ऐसे ही होता है ना कि प्यार भी, रोमांस हो रहा है, और रोमांस में मैं महसूस करने लगता हूँ कि वहाँ पे तो रियल लाइफ में तो हुआ नहीं था, मैंने चलो यहाँ हो गया, भले चाहे फिल्म में हुआ हो तो अच्छा है, ठीक है। जसलीन, एक अलग तरह की फिल्म हरामखोर, और उसमें एक एक गाना ही लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? और ये सक्सेस जिस तरह की अनएक्सपेक्टेड सक्सेस है, क्या कहना चाहेंगे? हाउ हैप्पी यू फील अबाउट इट? एक तो ये मेरी पहली फिल्म थी जो मैंने साइन की थी, और इससे पहले मैंने 2-3 फिल्म की, पर ये जो इसके साथ एक अलग लेवल ऑफ अटैचमेंट था, क्योंकि श्वेता की, श्लोक की और मेरी पहली फिल्म थी। तो ये मैंने फिल्म देखी तो ये बहुत ही इमोशनली आई वाज टच्ड। तो इसके बाद हम बहुत ही इसकी रिलीज़ में लग गए थे, सभी एक तरह से जुट गए थे कि किसी तरह ये रिलीज़ हो जाए। और ये गाना और जैसे कि फिल्म एक स्मॉल लेवल पर जैसे भी सक्सेसफुल हुई है, तो गाना भी ऐसे ही कई लोगों तक पहुंचा, और जिनको पहुंचा है उनको बहुत अच्छा लगा। तो इसमें ये नहीं है कि 10 मिलियन व्यूज़ हो गए, 20 मिलियन हो गए, बट इसमें एक आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिली कि आपने एक ऐसा गाना बनाया और ऐसी फिल्म में गाने का मौका मिला। तो इससे मुझे बहुत ही खुशी मिली ऐसी टीम के साथ जुड़कर। गुनीत, एज ए प्रोड्यूसर जब मैं बात करता हूँ अनुराग कश्यप की या तिग्मांशु धुलिया की, डू यू एग्री विद दिस कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ट्रेंड बदल दिया फिल्म मेकिंग का, और आज उसी का नतीजा ये है कि हरामखोर हो या शाहिद हो या इस तरह की फिल्में आना शुरू हो गई और ऑडियंस मिलना शुरू हो गई? डू यू एग्री विद दिस? दे आर द पीपल हु बॉट चेंज इन द इंडस्ट्री, क्योंकि पहले एक वक्त रहा है और अभी भी कहीं ना कहीं कमर्शियल सिनेमा को अगर आप देखें, आपके पास एक बड़ा स्टार है तो आप फिल्म बना सकते हैं और वो चल भी जाती है, लेकिन इन्होंने फिल्म मेकिंग का तरीका ही बदल के रख दिया और इस तरह के सब्जेक्ट्स, इस तरह की कहानियाँ ऑडियंस तक पहुँच रही हैं बीइंग अ प्रोड्यूसर। नहीं, बिल्कुल। आई वुड इवन गिव दिबाकर, आई वुड ऐड टू दैट लिस्ट एंड से दिबाकर। मतलब कहीं ना कहीं नागेश कुकनूर ने एक बारी जब हैदराबाद ब्लूज़
रॉक फोर्ट जब बनाई थी, तब आई डोंट थिंक इतने सारे लोग थे जो नॉन स्टॉप कर रहे थे. बट कहीं ना कहीं जब मुझे लगता है द शिफ्ट हैपेंड इन 2008 जब अनुराग एंड दिबाकर बैक टू बैक, और अनुराग की सारी फिल्में रिलीज़ हुई, ब्लैक फ्राइडे, देवडी, गुलाल, जब ये सारी फिल्में एक डेढ़ साल में जब आई, जब ओए लक्की आई, दिबाकर फर्स्ट फिल्म खोसला का खोसला है, तो उसके बाद ऑफ कोर्स देन राहुल ढोलकिया, तो तब जो पूरा माहौल बनाना और जो कॉन्वर्सेशन हुई, तब आई थिंक अ शिफ्ट हैपेंड. एंड उसके बाद हम जैसे बहुत सारे लोगों को करेज मिला कि हम लोग और काम करें. एंड अनुराग का बहुत हाथ रहा है, मतलब अनुराग बिकॉज वो बड़ी चीज़ें कर रहे थे, ही अलाउड मी टू गो डू दिस. मतलब हम दिस इज़ मतलब एक ये है कि एक वो जज्बा है कि हमें जाकर करना है. हमें शायद उस समय नहीं पता था कि ये रिलीज़ कैसे होगा, इसका लॉजिक क्या है, इसका बॉक्स ऑफिस क्या होगा. हमें बस पिक्चर बनानी थी, और वो पिक्चर बनाना बहुत बड़ी बात है. मतलब सो आई जस्ट वांट टू से दैट येस, बहुत हाथ है इन सब डायरेक्टर्स का. एंड उसकी वजह से जो जितने भी एक्टर्स हैं, एक अब ऐसा लगता है कि 5 साल के बाद एक कम्युनिटी सी बन गई है जहाँ हम लोग सब को एग्जिस्ट कर सकते हैं. ओके नवाज, मेरा आपसे सवाल है, जैसे गुनीत ने कहा, लेकिन कहीं ना कहीं जब मैं इन फिल्मों की बात करता हूँ, एक मोनोपोली रही है, बड़े प्रोडक्शन हाउस रहते हैं, स्क्रीन्स कम मिलती है, फिल्म अच्छी होने के बावजूद. आपको नहीं लगता कि इसमें भी बदलाव होना चाहिए, एक खास सेक्शन होना चाहिए जो इस तरह की फिल्मों को स्क्रीन दे? मतलब अगर 50 की डिमांड है तो कम से कम 70 तो मिलनी चाहिए. डू यू थिंक देयर इज अ नीड ऑफ अ चेंज ऑफ इट? सॉरी, आई थिंक वो ज़्यादा बेटर बताएंगी. आप दोनों से सुनना चाहूँगा. एक बार ही सवाल बता दो दोबारा. एक खास मोनोपोली है आज की तारीख में. अगर हम बात करें, आप फिल्म तो बना लेते हैं, फिल्म बन भी जाती है, लेकिन जब हम स्क्रीन की बात करते हैं, स्क्रीन आपको मिल नहीं पाती है जितनी की आप उम्मीद करते हैं. अगर पान सिंह तोमर की बात करूं, पान सिंह तोमर को भी कैंस में रखा गया था और उसको कहा गया था कि सैटेलाइट पे रिलीज कर देंगे, लेकिन वो फिल्म रिलीज होती है और फिल्म को लोग पसंद करते हैं, उसके बाद में उसकी और प्रिंट बनते हैं और फिर वो फिल्म एक कामयाब फिल्म साबित होती है. तो आपको नहीं लगता कि जिस तरह की मोनोपोली बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि इस तरह की फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिल्म इंडस्ट्री, जैसे आपने कहा कि 5 साल में एक कम्युनिटी सी बन गई है, स्क्रीन उनको ज़्यादा मिले? कहीं ना मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहती हूँ. ये मैंने विधु विनोद चोपड़ा से सुना था, जब उनकी खामोशी आई थी ना, एक रीगल में लगी थी, और फिर वहाँ से ना वो पूरा 6 महीने लगी रही थी, वो शो बढ़ते चले गए थे उसके. एक सिनेमा में फुटफॉल इतना था, इतना बज़ हो गई कि सामने से सिनेमा वाले बोल रहे थे कि आकर हमारी फिल्म दो. ये जो सिस्टम है ना, ये आज अमेरिका में भी है. हमारी फिल्म जो लंच बॉक्स है वो वैसी रिलीज़ हुई थी. पहले दिन 2 सिनेमा में रिलीज़ हुई थी अमेरिका में 2014 में, और क्योंकि वो 85% ऑक्यूपेंसी पर चली, फिर वो अगले हफ्ते 7 सिनेमा, अगले हफ्ते 20 सिनेमा, और 15वें हफ्ते 250 सिनेमा, 27वें हफ्ते फिल्म बाहर आई थी. और 2014 की हाईएस्ट बॉक्स ऑफिस ग्रॉसर फॉरेन लैंग्वेज फिल्म ऑफ यूएस इज़ लंच बॉक्स. ये एक पूरा सिस्टम है, इसको प्लेटफॉर्म रिलीज़ कहते हैं बाकी के देशों में. ये सिस्टम यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, और ये सिस्टम यहाँ पर पहले था. जब मैंने 10वें दानिया प्रोड्यूस की थी, जब छोटी फिल्में जो छोटे तरीके से रिलीज़ हो सकती थी, कहीं ना कहीं आज हर चीज़ हो चुका है. 3000 सिनेमा, 5000 सिनेमा, उतना मीडिया नेट, उतना टीवी स्पेंड, और ज़्यादा. मतलब हर होर्डिंग खरीद लो, हर बस पैनल खरीद लो, मतलब हर जगह पता चलना चाहिए. जैसे पहले 3 दिन इतना बॉक्स ऑफिस हो जाए, मंडे से फिर 80% फॉल होता है. मंडे को आपका जो फ्राइडे का बॉक्स ऑफिस है, फ्राइडे सैटरडे संडे, उसके बाद फुटफॉल फॉल्स टू 80%, 80-90%, अगर आप कभी बुक माई शो से स्टार्ट्स पूछो. एंड जबकि छोटी फिल्म जो 20% पे खुलती है, वो मंडे को 18% पर होती है. तो हमारा फॉल 10% होता है, और बड़ी फिल्मों का फॉल 80% होता है. ऑल आई वॉन्ट टू से हियर इज़ कि ये आज नहीं बदलेगा, ये आज चेंज नहीं होगा. ये एक पूरी हवा, एक पूरा माहौल है जो सिर्फ एक इवेंट फिल्मों को प्रोत्साहित करता है कि हर चीज़ का एक इवेंट बनाओ, हर चीज़ को इतना लार्जर देन लाइफ बनाओ कि बस सबको पता चल जाए, पूरे देश को पता चल जाए, फ्राइडे सैटरडे संडे एंड आउट. इसकी वजह से रीजनल फिल्में आज ज़्यादा चल रही हैं. और यहाँ पर स्टूडियोज़ बंद हो रहे हैं. हिंदी लैंग्वेज में स्टूडियोज़ क्यों बंद हो रहे हैं? और रीजनल तमिल मराठी फिल्में कैसे पैसा कमा रही हैं? बिकॉज उनका जो रिलीज़ का एक्सपेंस है वो ऐसा नहीं है कि पूरी देश में हर टीवी चैनल पर भी आना है और हर चीज़ एक्सपेंसिव है, हर अखबार पर भी आना है, और हर चीज़, मतलब आज जो हम ये कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, आज हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में हैं.
जब हमने हरामखोर बनाई थी तब नेटफ्लिक्स और अमेजोन इंडिया में नहीं थे, तब 500 मिलियन फ़ोन पर आपका 3G और जियो नहीं थे। आज वो सब चेंज हो रहा है। हमारे देश में इंडिया इज़ द लोएस्ट स्क्रीन डेंसिटी। हमारे देश में हमारी हिंदी लैंग्वेज के लिए सिर्फ 5000 सिनेमा है। आपका थ्रेशोल्ड ही उतना है। और वो मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि हम लोग 1 मिलियन 10 लाख लोगों के लिए सिर्फ 9 सिनेमा है यहाँ पर। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे पास जगह ही नहीं है कि हम और फिल्में दिखाएं। 50,000 सिनेमा है बाकी देशों में। आप चाइना के स्टैट्स देखिए, हर रोज़ सिनेमा खुल रहे हैं क्योंकि लोग वहाँ पर जाते हैं। तो इसी की वजह से लैक ऑफ सिनेमाज, एंड देन सिनेमा इज एक्सपेंसिव, लैक ऑफ सिनेमा, देयर इज पायरेसी। So there is one has to understand, and this is what I want to say, that as a producer, you know, one has to understand what we are up against. हम लोग क्या कर रहे हैं। तो okay, 1 second, मैं एक मिनट लेकर यहाँ पर इतना बोलना चाहती हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि हरामखोर रिलीज़ हुई। ये सक्सेस है कि हरामखोर रिलीज़ हुई। ये सक्सेस है कि हरामखोर को जो रिव्यूज़ मिले। ये सक्सेस है कि लोग इतना प्रोत्साहित कर रहे हैं और शोज़ बढ़ रहे हैं। तो हर चीज़ का हम लोग ओवरनाइट चीज़ें नहीं बदल सकते। पहले ये फिल्में बनती भी नहीं थी। आज 5-6 साल के बाद हम बहुत खुश हैं कि ये बन रही हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ कि ये रिलीज़ हो रही है, और ऐसी बहुत सारी फिल्में जो रिलीज़ होनी चाहिए। इसीलिए जो हम लोग इंटरनली बात करते हैं, अगर आप देखें हरामखोर, इसके बारे में हमने कहीं बात नहीं किया। एक्सप्लोसिव फिल्म्स ने रिलीज़ किया है। एक्सप्लोसिव फिल्म्स हमारी एक आइडेंटिटी हम बनाना चाहते हैं, जिसमें हम लोग जेन्युइनली फिल्में रिलीज़ करना चाहते हैं जो हम लोग बहुत खुशी से बोलना चाहते हैं कि हम लोग 250 स्क्रीन में आए हैं। हम लोग नहीं आना चाहते हैं 3000 स्क्रीन में, और हम लोग वो कॉन्वर्सेशन ही नहीं करना चाहते। ये बहुत बड़ी बात है कि हम 250 स्क्रीन में आ रहे हैं और हमारे शो बढ़ रहे हैं। अगर आप सिनेपोलिस का एग्जाम्पल देखें, जहाँ हम हैं अभी, और हम यहाँ हैं इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी। फ्राइडे का अगर आप देखें, आप बुक माई शो का स्टैट्स देखें, 1 शो मिला था हमें जब हरामखोर रिलीज़ हुई थी। सैटरडे को 2 शो, संडे को 3 शो, जब थर्सडे को पिक्चर थी तो 4 शो थे हमारे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो माहौल है, जो बाकी की फिल्में आई, बड़ी फिल्में आई, इंग्लिश फिल्में आई, उसके साथ हरामखोर के शो बढ़े, फुटफॉल बढ़े। तो इसीलिए आज हम आप सबसे मिल रहे हैं और हम ये बताना चाहते हैं आपको कि वो एक बड़ी बात है, और वो वैसी हमें कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए। और आज से 5 साल के बाद शायद और तरीके होंगे, और हम लोग नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर रिलीज़ करेंगे, और 500 मिलियन लोग फिल्में देख पाएंगे ऑन देयर फोन्स। सो या, थैंक यू। तैयारी चलिए, मार्च से स्टार्ट होगी फिल्म, बट मैं तो स्पेशली क्योंकि मंटो क्या हिस्सा था? हाँ, ओम साहब तो खैर मुझे तो हमें क्या सबको बड़ा अफसोस हो रहा है। ओम साहब नहीं रहे, और देखो अभी तो काम कर रहे हैं, मार्च में स्टार्ट होगी कुछ ना कुछ, तो फिर उनकी तो खैर क्षति जो है कोई पूरी नहीं कर सकता, बट लेट्स सी। नवाज, भैया वो तो 8 साल रहे थे वहाँ पे, लेकिन पूरी ज़िंदगी उन्होंने यहाँ पे निकाली। यहाँ इंडस्ट्री में थे वो, आई थिंक वो काफ़ी साल तक यहाँ पे रहे थे। आखिरी के जो 5-6 साल थे उसमें वो पाकिस्तान में रहे थे, लेकिन शख्सियत तो यहीं की थी वो। नवाज भाई, दिस साइड, एक एक्टर के तौर पे आपकी काफ़ी तारीफ होती है, तो क्या कभी दर्शक कभी आपको 6 पैक वाले रोमांटिक किरदार में भी देख पाएंगे आने वाले दिनों में? अगर ऐसा कोई रोल मिला तो 6 पैक्स भी निकालूंगा। मेरे पास बहुत सारे हथियार हैं, धीरे धीरे निकाल रहा हूँ। Somebody had a question for Shweta. Yeah, ma'am, just a second, I'll come back to you. वेब सीरीज़ का एक बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि आप बरेली में भी बैठ के देख सकते हैं, बॉस्टन में भी बैठ के देख सकते हैं। तो वेब सीरीज़ की एक अलग टाइप ऑफ एपिसोडिक होता है। तो बट एज एन एक्टर, जैसे नवाज भाई ने कहा कि मीडियम या फिल्म कितनी बड़ी है छोटी वो फ़र्क नहीं पड़ता, आपका किरदार क्या है और आप क्या स्टोरी क्या कह रहे हो, तो वो मैटर करता है। तो मेरे लिए एक्साइटिंग ये था क्योंकि मैंने मसान की शूटिंग बनारस में की है, हरामखोर की शूटिंग अहमदाबाद के पास एक छोटा सा टाउन था वहाँ की है, तो मुझे बाहर जाके शूट करना था। तो मेरी तमन्ना थी कि मुझे भी अब्रॉड जाना है, तो वो द ट्रिप करके जो वेब सीरीज़ है उससे हुआ, एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद दैट।
लेकिन फ़र्क ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो एक्टिंग ही, प्लेटफॉर्म्स अलग होते हैं लेकिन एक्टिंग सेम रहती है। हाँ, मैंने एक फिल्म बनाई है जू, जो आईफोन पे पूरी शूट हुई है और इंडिया की पहली फिल्म है आईफोन पे। और टिम कुक आए थे मई में, तो उनसे मिला था, उनको फुटेज दिखाई मैंने और उन्होंने बोला देखे भाई ये इसी पे तुमने की है। मैंने बोला हाँ सर इसी पे बनाई है। तो हम लोग की बातें चल रही हैं और 2017 में ही आएगी वो बाहर। और फाइनली मेरा समय आ गया है लग रहा है मुझे, क्योंकि 4 साल से तो कुछ हो नहीं रहा था और 2004 से इंडस्ट्री में हूँ और धीरे धीरे चीज़ें करनी है, अच्छा काम करना है, बस उतनी आशा है। मैं चंदा, हाँ वो भी कर रहा हूँ। क्या चाहते हो, ना करूँ? नहीं नवाज भाई, उसका क्या स्टेटस है चंदा मामा दूर के? और जुलाई में शुरू होगी, लेकिन उससे पहले हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज़ीरो ग्रेविटी रूम में जाके और अंडर द वाटर, ये वो सब, उसके लिए थोड़ा सा बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके लिए। नहीं अभी तो मतलब हरामखोर लोगों तक पहुँचे वही कर रहा हूँ मैं। कोशिश यही है कि जो लोगों का प्यार मिला है, जैसे सिनेपोलिस का उदाहरण दिया गया है, जैसे आज हैदराबाद में फिल्म आई है हरामखोर, तो वही है कि जितना रीच पहुँचे, लोग हमें ट्वीट कर रहे हैं, लोग मतलब डिस्ट्रीब्यूटर हैं दिल्ली से, वो ट्वीट कर रहे हैं कि आप लोग के लोग फुटफॉल बहुत अच्छा हो रहा है। तो अगर इस तरह की फिल्म को सपोर्ट मिलता है तो अच्छा लगता है, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ तक पहुँचेंगे, सच बोलें तो। इसके लिए कभी भी हमने ट्रेलर लॉन्च नहीं किया, हमने सीधा इंटरनेट पे ऐसे ही ट्रेलर डाल दिया जिसके 7 मिलियन व्यू हुए। और ना हमारा कभी, आप अभी भी थिएटर के बाहर जाएंगे, हमारा कोई पोस्टर नहीं लगा बाहर, और ना अखबार खोलेंगे तो हम अखबार में नहीं, अखबार में भी नहीं है, टीवी तो छोड़ ही दीजिए। तो न्यूज़ मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया है, इंटरनेट बहुत सपोर्ट कर रहा है, लगातार रिव्यूज़ आ रहे हैं, 2-3 लोग गालियाँ भी दे रहे हैं, बट बैलेंस माने तो अच्छे 85-87% से पास हैं। नहीं, मुझे तो कोई न्यूज़ नहीं, बिटवीन मुझे ऐसी कोई न्यूज़ अभी नहीं मिली। थोड़ा सा हरामखोर को सेलिब्रेट कर लेते हैं, मतलब जसलीन आपकी मौजूदगी हम चाहेंगे, अगर 2 लाइनें अगर आप गुनगुना दें। परफेक्ट। तो जैसे Exactly. आलोक जी ने बोला एंड गुनीत ने बोला, वील सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ हरामखोर। हम लोग फैंस हैं जसलीन के और जसलीन की आवाज़ के, तो प्लीज़ एक मिनट। आई ऑल्सो वॉन्ट टू से कि हमने जब हरामखोर बनाने निकले थे तो हमने ये जितने भी हमने पैसे रेज़ किए, फेसबुक से रेज़ किए, दोस्तों से रेज़ किए, तो हमारे एक जिन्होंने हमें बहुत साथ दिया, वन ऑफ आवर को प्रोड्यूसर्स इज़ हियर, फिरोज़ आलमीर, प्लीज़ कम अप, एंड इफ देयर इज़ एनीबडी, सिद्धांत, प्लीज़ कम अप। ये कम्प्लीटली नया तरीका है काम करने का, और हम लोग अब हम लोग इट इज़ मतलब ये बहुत मैजिकल है कि ये फिल्म बनी, और हमने जितनी जंग लड़ी पिछले 4 साल में, और आज हम रिलीज़ हुए, और साल की शुरुआत इससे हुई, और इन इफ आई कैन से सो तो पहली सक्सेसफुल फिल्म। सो थैंक यू, एंड वी वुड लाइक टू ब्रिंग इन द केक।
ये रतन अरे बस हो गया, ये लोग नहीं मानेंगे, हो गया, आप लोग जाइए, ये सब हरामखोर है।